बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधि यादव एंड आज हम जो है अपना ज्योग्राफी की जो बुक सेकंड है उसका ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे करने की, ज़्यादा जो है टाइम नहीं लेंगे और डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का जैसे ही नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब क्या है कि लोग किस तरह रह रहे हैं, किस टाइप के एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, क्या ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? बेसिकली क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज जहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ठीक है, अब मान लो आप लोग हो, बहुत सारे लोग रहने लग गए हैं। ठीक है, चाहे वो बड़ी बड़ी जो है विला बंगलो में रह रहे हो या नॉर्मल से एक घर में रह रहे हो, तो वो दोनों ह्यूमन सेटलमेंट है। चाहे एक बस्ती है जिसमें झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, तो वो भी एक सेटलमेंट है। ठीक है, मतलब बेसिकली लोग रह रहे हैं, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। अब इसके लिए ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लोग जो है घर खड़े करते हैं या किसी और स्ट्रक्चर को कुछ एरिया पे रहते हैं, टेरिटरी पे, जहाँ पे उन्हें अपना इकोनॉमिक सपोर्ट बेस दिखता है। तो सिंपली ये ह्यूमन सेटलमेंट की एक डिफाइन है। अब जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें इनहेरेंटली क्या होता है? लोगों की ग्रुपिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और अपॉइंटिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस। मतलब उस टेरिटरी पे उनको जो है अपना खाना पानी अच्छे से हो जाए, उनका उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सब कुछ पूरी हो जाए, तो वो एक सेटलमेंट होती है। अब सेटलमेंट्स जो हैं अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में अलग है। ठीक है, वहीं पे सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में जो सेटलमेंट है वो अलग है। साइज़ के साथ साथ ही जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है सेटलमेंट का, मतलब लोगों की अर्निंग कैसी है या फिर उसी हिसाब से जो है इकोनॉमिक स्टेटस, सब कुछ अलग है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट ये भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो इकोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है वो भी सेटलमेंट की अलग अलग होती है। ठीक है, रिच एरियाज में अलग होती है, पुअर एरियाज में अलग होती है, और जो मिडल एरियाज है उनमें अलग होती है। सेटलमेंट जो है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटी सी सेटलमेंट है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटी सी सेटलमेंट है पर बहुत पास पास लोग रहते हैं। तो ऐसे सेटलमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो दूर दूर लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स होती है ना, छोटी सेटलमेंट और दूर दूर है, तो उनको कहा जाता है विलेजेस। आपकी बुक के अकॉर्डिंग विलेजेस की डेफिनेशन मिल गई। ठीक है, जहाँ पे स्पेशलाइज है लोग एग्रीकल्चर में और जो अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनमें। वहीं अगर हम बात करें बहुत लार्ज सेटलमेंट जो होती है और कम, मतलब कि ज़्यादा स्पेस उनके बीच में नहीं होती है, उसको हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। और वो लोग क्या होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और यहीं से आपका रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट का डिफरेंस आता है। ठीक है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, आ जाता है क्वेश्चन बहुत सारे जो है ईयर्स में। ये क्वेश्चन आया भी है कि अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में फ़र्क बताओ। तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि कैसे स्पार्सली और स्मॉल होती है वो वाली विलेज है, जो फीवर और लार्ज होती है वो जो है अर्बन सेटलमेंट है। फिर जो एक्टिविटीज़ कौन से इन्वॉल्व हैं, फिर उसी के बाद यही है कि द रूरल सेटलमेंट डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। है ना, लोग खेती बाड़ी करते हैं, डेयरी खोल लेते हैं, और एग्रीकल्चर से या जो उनके पास लैंड होता है उससे अपना जो है इकोनॉमिक जो प्रॉफिट है उसको अर्न करते हैं। ठीक है, वहीं अर्बन सेटलमेंट जो है प्रोसेसिंग करती है रॉ मटेरियल की, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, और फिर मैन्युफैक्चर्ड जो फिनिश गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब सिटीज़ जो होती हैं वो नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सिटीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है, लोग बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ अर्बन डवेलर्स को ही नहीं पर जो रूरल सेटलमेंट के लोग हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं वो जाती तो रूरल एरियाज में भी है ना, लोगों को ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, पर वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अब ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है अर्बन और रूरल सेटलमेंट में, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क से होता है। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर वाले में, प्राइमरी सेक्टर वाले ने, रूरल एरियाज वालों ने जो है अपना रॉ मटेरियल बनाया, अब ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क के थ्रू ही तो वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाएंगे, फिर इंडस्ट्री उसको फाइनलाइज करेगी और उसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा, आउटपुट, वो दोबारा से जो है अर्बन में भी जाएगा, साथ ही साथ में रूरल एरिया में भी जाएगा। सोशल रिलेशनशिप में भी बहुत फ़र्क होता है। अगर हम बात करें रूरल एरिया के अंदर, तो
लोग जो है आपस में भाईचारे से ज़्यादा रहते हैं, लोगों के एटीट्यूड एक दूसरे के लिए अच्छे होते हैं। बट वहीं अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे लोग इतना एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, अपना अपना उन्हें मतलब होता है। जो रूरल पीपल होते हैं वो इतना ट्रैवल नहीं करते कि एक जगह आज यहाँ आए, इतना घूमना फिरना वो लोग नहीं करते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज वाले लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फास्ट होती है, और जो सोशल रिलेशंस हैं उनके वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट किस किस टाइप की होती है। ठीक है। और किस बेसिस पे इनको डिटरमाइन किया जाता है। तो जो टाइप ऑफ सेटलमेंट है उनको उनके बिल्टअप एरिया और इंटर हाउस डिस्टेंस पे, मतलब कितने एरिया में वो बिल्टअप है और एक घर और दूसरे घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस बेसिस पे जो है सेटलमेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉम्पैक्ट मतलब बहुत कम स्पेस वाली और क्लस्टर्ड विलेज ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज रेदर यूनिवर्सल। ठीक है। एक क्लस्टर्ड विलेज, भरा हुआ विलेज जिसमें कि कुछ 100-150 घर हो, वो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बल्कि अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हम हर चैप्टर में यही पढ़ते आए हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। क्यों? क्योंकि उसका जोग्राफिकल फैक्टर जो है, कल्चरल, जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर ही इतना अच्छा है कि लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो कि अदर फॉर्म्स जो है रूरल सेटलमेंट की उसको भी फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इसको लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेटलमेंट बिल्ट होती है। ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्या है? जो हमारे नेचर से रिलेटेड होते हैं, मतलब कैसा टेरेन है, एल्टीट्यूड कितना है, मतलब कितनी हाइट पे जो आपकी ज़मीन है, उसके बाद क्लाइमेट कैसा रहता है। क्लाइमेट अच्छा होगा तभी तो लोग वहाँ रहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अवेबिलिटी ऑफ वाटर जो कि सबसे मेन है, ये आते हैं फिजिकल फीचर्स में। वहीं अगर हम बात करें कल्चरल और जो है एथनिक फैक्टर्स की, तो उसमें आता है कि कैसा सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट रिलीजन के बेस पे कैसा सिस्टम है वहाँ पे, ज़्यादा कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, लोगों को तंग परेशान तो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी फैक्टर। तो सिक्योरिटी फैक्टर में है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कैसी पॉलिसीज बना रही है, वहाँ पे ज़्यादा चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, लोग कैसे हैं, तो ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं सेटलमेंट के टाइप को। अब रूरल सेटलमेंट को इन्हीं बेसिस पे चार टाइप्स में बांटा हुआ है। एक तो है क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। ठीक है। फिर आती है सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड। देन आती है हैमलेटेड सेटलमेंट, और फिर आती है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। इनके नाम ही बता रहे हैं कि ये किस टाइप की है। क्लस्टर्ड क्या होता है? जहाँ पे बहुत जो है पास पास में चीज़ें रहती है, भरी भरी चीज़ें होती हैं, है ना। और डिस्पर्स जहाँ पे बहुत दूर दूर, और आइसोलेटेड होती है, कोविड में पड़ा था ना, आइसोलेट कर दिया मतलब उस इंसान से दूरी बना ली। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। और जो दो बीच के हैं तो ये मतलब वही वाली कंडीशन है कि ना ज़्यादा है पॉपुलेशन और ना ज़्यादा कम है, ऐसे वाले टाइप्स हैं। अब अगर कुछ भी पेपर के टाइम में समझ में ही नहीं आ रहा है तो नाम पढ़ के तो जो समझ में आ रहा हो ना उतना तो एटलीस्ट लिख के ही आना। कभी भी क्वेश्चन को एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट से। तो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट एक ऐसी सेटलमेंट होती है जो बहुत ही क्लोजली बिल्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। बहुत पास पास जो है घर होते हैं। अब इस टाइप की सेटलमेंट में जो है जर्नल लिविंग एरिया, मतलब जहाँ पे लोग नॉर्मली रह रहे हैं, और जो उनका एग्रीकल्चर एरिया है वो अलग अलग होता है। मतलब मान लो इस एरिया में सारे घर घर हैं, और फिर जो एक एरिया बच गया यहाँ पे सब लोगों के खेत हैं। तो इस तरह ही होते हैं। तो ये वाली सेटलमेंट जो है ये है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। वो क्लोजली बिल्ट हाउसेज होते हैं। ठीक है ना, जैसे क्लोजली बिल्ट अप एरियाज हैं। और इसकी जो स्ट्रीट्स होती है ना इस एरिया की, ये कुछ ना कुछ पैटर्न और ज्योमेट्रिक शेप दिखाती है। मतलब मान लो कोई घर है तो उनकी गली है वो इतनी सीधी होती हैं, ऐसे कट करती हैं बिल्कुल, जो है कहते हैं ना 90 डिग्री एंगल पे होती हैं, या बिल्कुल लीनियर होती हैं, रेक्टेंगुलर्स होती हैं। तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप या फिर कह सकते हैं हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती हैं। अब ऐसी सेटलमेंट बेसिकली जो है फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे मिलती है। और ये कहाँ पे होते हैं? एल्यूवियल प्लेन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो है नॉर्थ ईस्टर्न जगह में ऐसी जो सेटलमेंट्स है वो देखने को मिलती है। अब क्या रीज़न हो सकता है कि लोग ऐसी जगह पे रहते हैं? तो लोग रहते हैं डिफेंस के लिए। ठीक है। कि ऐसा होता है जहाँ ज़्यादा लोग हैं तो चोरी चकारी कम होगी और उनको इतना खतरा नहीं होगा लोगों को। ठीक है। तो इसलिए भी जो है लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ऊपर से फर्टाइल प्लेन्स हैं तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है। ठीक है।
प्लेन एरिया है तो रहने में भी आसानी होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, बुंदेलखंड रीजन है सेंट्रल इंडिया का, नागालैंड में। ये एग्जाम्पल आप लिख के आओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये रीजन जो है कौन सी सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। अब राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है। अब जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा उसके पास में बहुत सारे घर बस जाएंगे, है ना, बहुत सारे घर बस जाएंगे, तो वो कम्पैक्ट सेटलमेंट बन जाएगी। अब उसके बाद आगे जो है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, इसके दो नाम है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड। अब ये कैसे होता है कि कोई विलेज एरिया है उसको टुकड़ों में बंटने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो किसी तरह से उनको सेपरेट कर दिया जाता है, या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ठीक है। अब ऐसा जो पैटर्न है इसकी वजह से सेग्रीगेशन हो जाती है और फ्रेगमेंटेशन हो जाती है लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज की, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि मान लो बीच में जो रह रहे हैं वो डोमिनेंट लोग रह रहे हैं किसी भी विलेज के एरिया में, और वो क्या करते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं या वैसे गरीब लोग जो हैं उनको कहते हैं कि तुम लोग जो है विलेज की बाउंड्रीज पे रहोगे, ठीक है, और जो क्लस्टर्ड विलेज है उससे थोड़ा दूर रहोगे। तो ये कैसी सेटलमेंट हो गई कि कहीं तो ज़्यादा है और आसपास का जो एरिया है उसमें कम से लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन से होते हैं, मैनुअल वर्कर्स जो हैं वो आउटर फ्लैंक्स पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसी सेटलमेंट ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात प्लेन्स में और राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि देखो ऐसा नहीं है कि एक साथ है, देखो यहाँ कोने कोने पे लोग है ना रह रहे हैं, और यहाँ बीच में जो है कुछ मेजर लोग रहते हैं, ये बेसिकली जो बड़ी कम्युनिटी के होते हैं या कोई सुनार वगैरह होते हैं, ये सब कुछ बीच में रहते हैं, और इन लोगों को बाहर की कुछ भी अगर खतरा आता है तो पहले इनके घर होएगा और फिर बाद में वो जो है गांव के मिडल में आएगा। उसके बाद आती है हैमलेटेड सेटलमेंट। अब हैमलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेड होती है बहुत सारे पार्ट्स में, और इन पार्ट्स को जो है ना फिजिकली सेपरेट किया जाता है कॉमन नेम देके। आपके वहाँ पे भी होगा ना कि आप कहते हो ना ये हमारा पाना है, ये दूसरे का पाना है, तो ऐसे करके पान्ना, पारा, पाली, नगला और ढानी ये मेन है इसके हैमलेटेड सेटलमेंट्स में, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यही है। अब ये सोशल और एथनिक फैक्टर से होता है, जैसे कि मान लो कि एक आप कह सकते हैं कोई चार भाई थे, स्टार्टिंग में कोई गांव बसा और उन्होंने क्या किया कि चार हिस्से करके रह लिए। अब उनका कुनबा यहाँ पे बस गया, एक पाला यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे ऐसे करके जो बसा देते, तो इस तरीके से सेपरेट होता है। या कह सकते हैं कि भाई ये अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ये इधर को रह लेंगे, हम इधर को रह लेंगे, और ये ऐसे करके अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे विलेजेस ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, मिडल और लोअर गंगा में, गंगा प्लेन में, छत्तीसगढ़ में, और लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज में जो है ऐसे विलेजेस बेसिकली मिलते हैं। उसके बाद आती है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट और आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड कोविड के टाइम पे पढ़ा होगा ना, आइसोलेटेड सेटलमेंट मतलब कहते थे कि आइसोलेट कर दिया तो उसको बिल्कुल अलग रख देते थे, है ना। तो वही वाली चीज़ है। ऐसा वहाँ पे होता है जहाँ पे छोटी छोटी हट और हैमलेट्स होते हैं रिमोट जंगल्स में, और कह सकते हैं कुछ छोटे छोटे हिल्स वगैरह में मिलते हैं, जहाँ पे देखो ये दिख रहा है कितनी दूर दूर लोग रह रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसे दूर 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 जो है लोग रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम डिस्पर्जन होता है सेटलमेंट का, और ये फ्रेगमेंटेड नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे एक तो एरिया ही ऐसा है, और हर स्लोप पे आप नहीं रह सकते, जहाँ पे अच्छी जगह मिलेगी रहने की वहाँ पे लोग रहते हैं। अब ऐसे एरियाज कहाँ, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में दिखने को मिलता है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला में ऐसे टाइप की सेटलमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आगे है वो है अर्बन सेटलमेंट्स। अब अर्बन सेटलमेंट्स में कैसे टाइप की सेटलमेंट्स होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे अर्बन सेटलमेंट्स है तो रूरल सेटलमेंट्स रूरल एरिया के लिए, अर्बन सेटलमेंट आर फॉर अर्बन एरियाज। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है और साइज में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग जो है अर्बन एरियाज को माइग्रेट कर जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पे करते क्या है, बहुत सारी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जिसमें क्या आता है बहुत तरह के आपके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के जितने भी वर्क्स हैं वो सब उसमें आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब जैसे हमने बात की थी पहले, तो सिटीज़ जो है लिंक होती हैं रूरल एरिया से, ठीक है। तो रूरल एरिया से रॉ मटेरियल आता है, सिटी से फिनिश्ड गुड जाता है, ठीक है। तो ऐसे फ्लो बना रहता है।
तो ये जो एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का, वो कई बार डायरेक्टली, तो कई बार जो है एक सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज से होता है। कि कई बार क्या होता है डायरेक्टली आप सामान को पहुंचा सकते हो, या कई बार क्या होता है कि वो किसी प्रोड्यूसर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास अलग अलग जगह जाता है, पर कनेक्शन इनका मेंटेन रहता है। ठीक है। तो सिटीज जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विलेजेस से कनेक्ट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। इन दोनों के बिना जो है इनकी फंक्शनिंग पूरी नहीं हो सकती एक दूसरे के बिना। अब एक बार जो अर्बन एरियाज है उसके डिफाइन में क्या आता है, तो अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया 1991 की बात करें, तो अर्बन सेटलमेंट्स को उन्होंने डिफाइन किया है ऐसी सारी प्लेस जिनके अंदर म्यूनसिपैलिटीज है, कॉरपोरेशन है और कैंटोनमेंट बोर्ड है। ठीक है। वो और एक नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है। इसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि पॉपुलेशन 5,000 पर्सन हो, और वहाँ के 75% जो मेल वर्कर्स है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हो, तो उसको कहते हैं हम एक अर्बन एरिया। ठीक है। और साथ ही साथ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो उस एरिया को कहा जाता है अर्बन एरिया। अब आगे बात आती है एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। अब टाउन्स अर्बन एरिया का ही तो पार्ट है ना, तो अब टाउन्स की एवोल्यूशन कैसे हुई है। ठीक है, तो टाउन्स भी अलग अलग टाइप के थे, वो इवॉल्व हुए हैं विद टाइम के साथ। तो टाउन्स जो है फ्लरिश हुए हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इंडिया में। अगर हम बात करें इंडस वैली की, या जो हम हड़प्पा और मोहनजोदारो हमारी जो सिविलाइजेशन थी ना, तो उस टाइम में भी टाउन्स जो हैं एग्जिस्ट करते थे किसी ना किसी तरह से। ठीक है। अब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो उसी के साथ साथ जो टाउन्स हैं उनमें इवोल्यूशन हुई है। अगर हम बात करें यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे 18th सेंचुरी में, तो वहाँ पे भी एवोल्यूशन हुआ। तो जो टाउन्स हैं उनको क्लासिफाई किया है 3 एरियाज में, तो विच इज एंशियंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, 3 तरह के टाउन्स होते हैं। हम इन टाउन्स में क्या होता है ये चीज़ देखने की है। ठीक है। अब एंशियंट टाउन्स की बात करें तो मतलब पुराने टाइम के, बहुत ज़्यादा पुराने, हम जैसे अपनी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके, तो ये वो टाउन्स होते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका 2000 साल से ज़्यादा का होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर रिलीजियस प्लेसेस थे और कल्चरल सेंटर्स थे। तो वाराणसी, अब हम देखते हैं ना, वाराणसी जो है हमारी एक रिलीजियस प्लेस है, तो इसमें आपको जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस के नाम याद आते हैं, वाराणसी, प्रयागराज, ठीक है, पाटलिपुत्र, पटना में मदुरई, ये सब कुछ जो है एंशियंट टाउन्स हैं। उसके बाद आते हैं मेडिवल टाउन्स। तो एंशियंट टाउन 2000 ईयर से जो है पहले डेवलप हुए थे। मेडिवल टाउन्स जो हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मेडिवल पीरियड्स। आज के टाइम में जो है 100 से भी ऊपर के जो टाउन है वो मेडिवल पीरियड में डेवलप हुए थे। अब हम यही पढ़ते हैं ना कि पहले जैसे हमारा जो है वो भक्ति काल टाइम था, उसके बाद मुगलों का टाइम आया, तो ये मेडिवल टाउन एम से याद कर लेना, मुगलों का ही टाइम था। ठीक है। और जो हमारा एंशियंट था वो हमारा पुराना जो वेद वगैरह का टाइम था, या रिलीजियस चीज़ों का टाइम था। अब यहाँ पे जो है हेड क्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम डेवलप हुए। यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स जो हैं वो डेवलप हुए, जिन्होंने कहीं ना कहीं एंशियंट टाउन्स को ख़राब कर दिया। वो कौन से थे, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर, ये कुछ हमारे मेडिवल टाउन्स हैं। फिर आते हैं मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाउन्स वो टाउन्स हैं जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद डेवलप हुए हैं। उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, कोस्टल लोकेशन से स्टार्टिंग की थी। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कोस्टल लोकेशन पे ही ट्रेड करी थी। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग पोर्ट्स ही बनाए थे, जैसे कि सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी एटसेट्रा। ठीक है। फिर जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर जो है 3 प्रिंसिपल जगह को ले लिया। तो जो सबसे मेन थी इंडिया की बहुत मेन प्लेसेस, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उस टाइम में मुंबई को बॉम्बे, चेन्नई को मद्रास और कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था, और उनको बनाया पूरे ब्रिटिश स्टाइल में। ठीक है। उसी के साथ साथ जो है उन्होंने अपनी जो डोमिनेशन है फिर प्रिंसली स्टेट्स में स्टार्ट कर दी थी, है ना। प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारे देसी रियासतें जो थी वो थी। ठीक है। फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी बनाए, टाउन्स को समर रिजॉर्ट्स, और जो है बहुत सारे सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज भी बनाए। वो बेसिकली क्या था, उनको अपनी फैसिलिटी के लिए सब कुछ डेवलप करना था। तो ये मॉडर्न टाउन्स में आते हैं। उसके बाद टाउन जो कि मॉडर्न इंडस्ट्री है वो भी आया 1850 के बाद, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था। ठीक है।
तो जमशेदपुर इसका एक एग्जांपल है, वहाँ पे बहुत मेजर मेजर इंडस्ट्रीज है, जो कोल माइंस वाला चैप्टर है, एनर्जी रिसोर्सेज वाला, उसमें इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, मैप भी आता है इस पे। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए, कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, बेसिकली इसमें क्या है, कैपिटल्स हैं ये सारी, है ना। और इंडस्ट्रियल सेंटर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बौरानी। और कुछ ओल्ड टाउन्स भी डेवलप हुए हैं सैटेलाइट टाउन्स में, जैसे कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़ हैं उनके अराउंड, जैसे इनमें क्या आता है, गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, जो आप कहते हैं ना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो हमारे टाउन्स है, तो ये उनके एग्जाम्पल्स है। अब जैसे जैसे जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, तो मीडियम और स्मॉल टाउन्स जो हैं कंट्री में बहुत हद तक डेवलप होते जा रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन जो है उसका मतलब है कि किस रेट से जो लोग हैं अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी परसेंट वहाँ पे रह रही है। तो अर्बनाइजेशन को मेज़र किया जाता है कि जितने लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 2011 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1.16%, 16% जो पॉपुलेशन है, ये काफ़ी कम है डेवलप्ड कंट्री से। बट इंडिया में 2011 में 31.16% पॉपुलेशन जो है वो रहती थी हमारे अर्बन एरियाज में। ठीक है, अब जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है ना, वो 11 टाइम्स जो है 20th सेंचुरी में इंक्रीज हुई है। कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो जितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी उसके 11 टाइम्स जो है वो 20th सेंचुरी में बढ़ गई है। अब जो हम जो है बढ़ाए जा रहे हैं अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है, नए नए टाउन्स आ रहे हैं, ये सब बहुत एक मेन रोल प्ले करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ में। ठीक है, और इसी के साथ क्या होती है, अर्बनाइजेशन किसी कंट्री में बढ़ जाती है। पर अभी अगर हम देखें 20 साल से, तो जो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ है ना, तो वो ग्रोथ स्लो गई है। अर्बनाइजेशन हो रही है बट जो ग्रोथ, हमने पहले भी पढ़ा था ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो वो ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है। उसके बाद अगर हम देखें फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की, टाउन्स का फंक्शन के बेस पे ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। ठीक है, कि फंक्शंस के हिसाब से टाउन्स की जो कैसे है क्लासिफिकेशन की हुई है। अगर हम बात करें सेंट्रल और नोडल प्लेसेस के अलावा, जो बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ है वो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी न किसी फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में। ठीक है, तो हर टाउन जो है अपने आप में एक जो है यूनिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन में, इंडियन सिटीज़ और टाउन्स को ब्रॉडली इन चीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। ये वो जगह होती है जहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, या हाई ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, जहाँ पे मेनली जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत सारी जो है काउंसिल्स वगैरह बनी होती है, या मेजर जो है हब होता है डिसीजन मेकिंग का। इसके अंदर जो कैपिटल्स है ना, जितने भी, आप उन सबको कह सकते हो, क्योंकि किसी भी स्टेट की जो फंक्शनिंग है और जो डिसीजन मेनली लिए जाते हैं वो उसकी कैपिटल में लिए जाते हैं। तो चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के। तो आपको इसमें हर स्टेट की कैपिटल अगर आप लिख दोगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है। इंडस्ट्रियल टाउन्स ये होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि मुंबई, सालेम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, एटसेट्रा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ वो होती हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, मतलब किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी कोस्टल टाउन्स है, जैसे कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, कोझीकोडे, ठीक है, और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट। अब इनलैंड ट्रांसपोर्ट के कौन है कि आगरा, धुलिया, मुगल सराई, इतारसी, कातनी, एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स वो टाउन्स होते हैं, कमर्शियल क्या होते हैं, ट्रेड की बात होती है ना,
कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रेड की बात होती है। तो वो टाउन्स और सिटी जो ट्रेड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर, सातना, ये एग्जाम्पल्स हैं। इनमें आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, एग्जाम्पल के साथ जो है बस एक दो लाइन में फंक्शंस बता देने हैं। कि 5 नंबर में भी आता तो पहले ये बताओगे कि फंक्शनल के बेसिस पे इन पे डिवाइड, और इनको एक्सप्लेन करोगे तो इतना कवर अप हो जाता है। माइनिंग टाउन्स वो होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। रानीगंज, झारिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये सब कुछ चैप्टर 7 के चैप्टर 7 नहीं, चैप्टर वो पुरानी बुक के हिसाब से था 7, अब तो होगा शायद 6, ऐसे ही कुछ है, 5 6 है मिनरल्स वाला चैप्टर, उसमें है ये सब कुछ, ठीक है। गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स, ठीक है। अब ये वाले कौन से टाउन्स होते हैं जहाँ पे मिलिट्री का कैंट होता है, ठीक है, तो वो होते हैं गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं अम्बाला, जालंधर, मोहो, बबीना, उधमपुर, एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं हमारे एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशनल टाउन्स वो होते हैं जो हब होते हैं एजुकेशन का, ठीक है, जैसे कि रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, ठीक है। फिर रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स, नाम से ही पता चल रहा है जहाँ से कोई ना कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कोई कल्चरल एक्टिविटी बहुत फेमसली कनेक्टेड होती है, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ये सब कुछ हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो ये रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स में आएगा। टूरिस्ट टाउन्स जहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमारी, जोधपुर, जैसलमेर, उगदा, मांदलम, ऊटी, माउंट आबू आर सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। द सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन जो है उनके डायनामिक नेचर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अब ये जो स्पेशलाइज सिटीज़ हैं ये मेट्रोपोलिस में भी बन जाती है और वहाँ पे फिर मल्टी फंक्शनल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती है, बिजनेस हेल्ड होने लग जाता है, तो ऐसे ही जो है मल्टी फंक्शनल बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये चैप्टर था। फिर एक आता है स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्या होता है बेसिकली कि इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है स्मार्ट सिटी मिशन का कि जो सिटीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, और जहाँ पे एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स को मिल रही है, ठीक है, ऐसी सिटीज़ को प्रोवाइड करना, प्रमोट करना है ऐसी सिटीज़ को कि जहाँ पे लोगों को ये सब कुछ मिल सके। अब स्मार्ट सिटीज़ का जो है एक फीचर ये है कि स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। मतलब अगर किसी सिटी को हमें बेटर बनाना है तो उसके लिए जो है हम कुछ ना कुछ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, स्मार्ट सोल्यूशंस देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे जो है बहुत ज़्यादा गार्बेज की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे कुछ स्मार्ट सोल्यूशन देना है कि लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि भाई इस गार्बेज को आप कैसे कम कर सकते हो। वहीं उसी के साथ साथ में जो है गवर्नमेंट को कुछ इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे अप्लाई कराना है कि इस गार्बेज को कम किया जाए। तो दो तरह से ऐसे किया जाएगा, तो स्मार्टली काम करके उस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाए ताकि वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मिल सके और डिसेंट क्वालिटी मिल सके उनके सिटीजन्स को, ठीक है। उसके बाद मेकिंग एरियाज लेस वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं कि एरिया को ऐसा बनाना जहाँ पे कम से कम डिज़ास्टर आए, ऐसी स्मार्ट प्लानिंग करना। उसके बाद कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करना और प्रोवाइड करना चीपर सर्विस, सस्ती सर्विसेज को प्रोवाइड करना। फोकस जो है मेनली होता है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे होता है। और जो आइडिया होता है, आइडिया बेसिकली ये होता है कि जो कॉम्पैक्ट एरिया, बहुत ज़्यादा भरे भरे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत आई है, उन लोगों उन एरियाज़ को देखना और उन सिटीज़ को बेटर बनाना, ठीक है। तो ये चैप्टर था पूरा, बहुत इजी सा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके कोई भी जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।